नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्न इंडिया ऑफिशियल में। आज हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारत का ऐसा काल जिसे इतिहास में स्वर्ण युग कहा जाता है। मौर्य साम्राज्य ने भारत को राजनीतिक एकता दी, लेकिन गुप्त साम्राज्य ने भारत को साहित्य, विज्ञान, गणित, कला, मंदिर स्थापत्य और संस्कृति की ऊंचाई दी। आज के लेक्चर में हम समझेंगे गुप्त साम्राज्य के उदय कैसे हुआ, चंद्रगुप्त प्रथम को वास्तविक संस्थापक क्यों कहा जाता है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहा गया, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय सांस्कृतिक उत्कर्ष क्यों हुआ और सबसे महत्वपूर्ण, गुप्त काल को स्वर्ण युग कहना सही है या नहीं। ऐतिहासिक महत्व के बारे में देख लेते हैं। गुप्त साम्राज्य का काल लगभग 319 से 550 ईस्वी तक था। यूपीएससी और बीपीएससी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गुप्त काल को प्राचीन काल का क्लासिकल एज या स्वर्ण युग कहा गया है। इस काल में संस्कृत साहित्य का क्या हुआ, विकास हो गया। विज्ञान और गणित में प्रगति हुई। मंदिर स्थापत्य की शुरुआत मजबूती रूप से हुई। वैष्णव धर्म और ब्राह्मण धर्म का प्रभाव बढ़ा और कला संस्कृति अपने चरम पर थी। लेकिन ध्यान रखिए, यह स्वर्ण युग मुख्य रूप से सांस्कृतिक और बौद्धिक दृष्टि से था। समाज के सभी वर्ग के लिए यह समान रूप से स्वर्ण युग नहीं था। क्यों नहीं था, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। गुप्त संबंध का प्रारंभ 19 से 20 ईस्वी माना जाता है। आइए गुप्त इतिहास के स्रोत को देखते हैं। अब सवाल आता है कि हमें गुप्तों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है। तो हमें मिलती है अभिलेख से, सिक्कों से, साहित्य से और विदेशी यात्रियों से। सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है प्रयाग प्रशस्ति, जिसे इलाहाबाद स्तंभ लेख भी कहा गया है। यह समुद्रगुप्त की विजय का सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण है। इसका लेखक हरिसेन थे। हरिसेन समुद्रगुप्त के दारवाड़ी कवि थे। इनके अलावा मेहरौली लौह स्तंभ से चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या कहते हैं, विक्रमादित्य इनका उपाधि है। इस लौह स्तंभ, ये कैसा लौह स्तंभ है, तो इसमें जंग नहीं लगती है। भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त और खून की संघर्ष की जानकारी मिलती है। स्वर्ण दिनार सिक्के गुप्तों के आर्थिक समृद्धि को दर्शाता है। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आए। आइए उनका उदय के बारे में देखते हैं। गुप्त वंश का उदय कहाँ हुआ। इनका प्रारंभिक जो क्षेत्र रहा गुप्त वंश का, ये रहा पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार। शासक और महत्व इसका क्या क्या रहा, तो श्रीगुप्त प्रारंभिक संस्थापक माना जाता है। घटोत्कच घटोत्कच प्रारंभिक गुप्त शासक। चंद्रगुप्त प्रथम चंद्रगुप्त प्रथम को साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त राज्य को साम्राज्य का रूप दिया था। उन्होंने लिच्छवी राजकुमारी कुमारा देवी से विवाह किया। इस विवाह से उनकी राजनीतिक प्रतिष्ठा और शक्ति में बढ़ोतरी हुई। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। यहीं से गुप्त शक्ति का वास्तविक शुरुआत हुआ। इसीलिए गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को मानते हैं। समुद्रगुप्त समुद्रगुप्त को वीणा पर जो वादन करने का प्रमाण मिलते हैं, इससे वह कला प्रेमी कहलाते हैं।
आइए इनके टाइमलाइन्स के बारे में देखते हैं। क्या इनका टाइमलाइन रहा? तो गुप्त वंश की शुरुआत कब हुई? तो 319 से 320 ईस्वी में। चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 335 तक शासन किए। और समुद्रगुप्त ने विजय अभियान चलाया 335 से 375 ईस्वी तक। चंद्रगुप्त द्वितीय, इसका उपाधि विक्रमादित्य है। इन्होंने साम्राज्य को सांस्कृतिक ऊंचाई दी। कब से कब तक? 375 से 415 ईस्वी। और कुमारगुप्त ने क्या किया? साम्राज्य को स्थिरता बनाए रखी। 4 से 15 और 4 से 55 इनका कार्यकाल रहा। स्कंदगुप्त ने हुनों से साम्राज्य की रक्षा किया 455 से 467 तक। और गुप्त सत्ता का अंत हो गया कब? 550 ईस्वी में। इसका अंतिम शासक कौन है? विष्णुगुप्त। आइए एक एक कर इनके शासक के बारे में जानकारी लेते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम, वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम है। इनकी पत्नी का नाम क्या है? तो कुंवारा देवी। उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक जो उपलब्धि थी थे उनको लिच्छवी से विवाह करना, ये सबसे बड़ी राजनीतिक उपलब्धि थी। उसने कुमार देवी से विवाह किया जो कहाँ की राजकुमारी थी? लिच्छवी की राजकुमारी थी। इस विवाह से उन्हें दो लाभ हुए। पहला, राजनीतिक वैधता मिल गई। दूसरा, उत्तर भारत उसमें उनकी शक्ति बढ़ोतरी हुई। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। गुप्त संवत की शुरुआत 319 से 320 ईस्वी मानी जाती है। इसका संबंध किससे है? चंद्रगुप्त प्रथम से। समुद्रगुप्त को देखते हैं। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का सबसे शक्तिशाली विजेता रहे थे। समुद्रगुप्त को इतिहास वी.ए. स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा। क्यों कहा? क्योंकि उसने बहुत बड़े स्तर पर विजय अभियान चलाया। उनकी विजय की जानकारी हमें कहाँ मिलती है? प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। इस प्रशस्ति के लेखक कौन है? तो लेखक थे हरिसेन। समुद्रगुप्त केवल विजेता ही नहीं था, बल्कि वह कला और साहित्य का प्रेमी भी था। उसकी उपाधि थी क्या? कविराज या अश्वमेध कर्ता। उनके सिक्कों पर उसे बीना बजाते हुए दिखाया गया है। इससे पता चलता है कि वह योद्धा के साथ साथ क्या था? संगीत प्रेमी, कला प्रेमी थे। दरबारी कवि हरिसेन था। इसके बारे में हम लोग समझते हैं। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? तो हरिसेन। इनकी भाषा संस्कृत भाषा में लिखा गया और लिपि ब्राह्मी लिपि में। और ये जो स्तंभ है अशोक का स्तंभ जो इलाहाबाद में है, समुद्रगुप्त की विजयों पर आधारित है। आइए समुद्रगुप्त की विजय की नीति देखते हैं। क्या इनका पॉलिसी रहा? समुद्रगुप्त की विजय की नीति यूपीएससी मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने हर क्षेत्र के लिए अलग अलग नीति अपनाई। जैसे आर्यावर्त के जो राजा थे, इनको हरा करके क्या किए? साम्राज्य में मिला लिया। दक्षिणापथ के राजा, इनको हराया लेकिन फिर से शासन करने दिया, पुनः उसको स्वतंत्र कर दिया। सीमांत राज्य, इनसे अधीनता स्वीकार कराई कि मेरा अधीनता स्वीकार करो। गणराज, इनसे कर और आज्ञा पालन कराया। विदेशी शासक देखते हैं। विदेशी शासक इनसे मित्रता या अधीनता का संबंध रखा। दक्षिण भारत के लिए उसकी नीति थी ग्रहण, मोक्ष और अनुग्रह। मतलब पहले हराया, फिर मुक्त किया और फिर कृपा दिखाकर शासन करने दिया। यह नीति बताती है कि समुद्रगुप्त केवल युद्ध करने वाला शासक नहीं,
बल्कि एक प्रैक्टिकल और दूरदर्शी शासक था। उसे पता था कि दूर दक्षिण पर, साउथ में प्रत्यक्ष शासन करना कठिन है, इसीलिए इन्होंने इनडायरेक्ट कंट्रोल अपनाया। समुद्रगुप्त अश्वमेध और संस्कृति को देखते हैं। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ भी किया। अश्वमेध यज्ञ का मतलब था सार्वभौमिक सत्ता का प्रदर्शन करना। उसके अश्वमेध प्रकार के सिक्के भी मिले हैं। ठीक है, जैसे कि वीणा वादन करते हुए सिक्का, उसी प्रकार से अश्वमेध प्रकार के सिक्के भी मिले हैं। साथ ही उनकी वीणा वादन वाले सिक्के बताते हैं कि वह विजेता के साथ साथ क्या था, संस्कृति प्रेमी भी था। इसीलिए समुद्रगुप्त को हमें केवल मिलिट्री रूलर, ठीक है, के रूप में नहीं, बल्कि वे कंप्लीट पर्सनालिटी वाले रूलर के रूप में देखना चाहिए। आइए देखते हैं समुद्रगुप्त गुप्त काल के सांस्कृतिक उत्कर्ष एवं सबसे बड़े शासक पर। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रम, इसका उपाधि क्या है, विक्रमादित्य। इन्होंने शक क्षत्रपों को क्या किया, पराजित किया। इससे वेस्टर्न भारत पर गुप्तों का अधिकार बढ़ा। पश्चिम भारत पर नियंत्रण का मतलब था समुद्री व्यापार। यही कारण है कि इस काल में आर्थिक समृद्धि बढ़ी। इसी के समय चीनी यात्री फहियान भारत आए। फहियान ने लिखा कि लोग सामान्यतः क्या थे, सुखी थे, अच्छा जीवन यापन गुजार रहे थे और दंड व्यवस्था कठोर नहीं थी और लचीला भी नहीं थी। एक मीडियम मध्य लेवल का दंड व्यवस्था था। चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या उपाधि है, विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय कैसा था, तो शक विजय। इसको एक क्रक्स में याद करते हैं। फहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया। चंद्रगुप्त द्वितीय और इनके नवरत्न। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न की परंपरा जोड़ी जाती है। कालिदास संस्कृत साहित्य के ये महान कवि, अमर सिंह अमरकोश के रचयिता थे। वराहमिहिर खगोल और ज्योतिष से संबंध रखते थे। धन्वंतरी, इनका संबंध चिकित्सा से था। वेताल भट्ट, यह परंपरागत सूची है। वेताल भट्ट को एक सीरियल चलता था पहले। नेक्स्ट, कुमारगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त का आगमन हुआ गुप्त साम्राज्य में। कुमारगुप्त प्रथम की उपाधि थी महेंद्र द्वितीय। कुमारगुप्त से नालंदा विश्वविद्यालय का संबंध रखते हैं और ये नालंदा विश्वविद्यालय क्या थे, फाउंडर थे। उनके सिक्कों पर कार्तिकेय और मयूर का चिन्ह पाया जाता है। आइए एग्जाम फैक्ट्स को देख लेते हैं। कुमारगुप्त प्रथम का टाइटल क्या था, तो महेंद्र द्वितीय। और कुमारगुप्त प्रथम नालंदा यूनिवर्सिटी से संबंध रखते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ है, बिहार में। नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में, जो श्री नीतीश कुमार यहाँ से बिलोंग्स करते हैं। स्कंदगुप्त अंतिम महान गुप्त शासक स्कंदगुप्त थे। इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी हुनों के आक्रमण को रोकना। ये इन्होंने हुन के आक्रमण को रोकने में सफलता प्राप्त की। हुन मध्य एशिया से आने वाले आक्रमणकारी थे जिन्होंने भारत पर दबाव बनाया। स्कंदगुप्त ने इनका सामना किया और साम्राज्य की रक्षा की। उसके बारे में जानकारी हम लोग कहाँ पाते हैं, तो भीतरी स्तंभ लेख में जानकारी मिलती है। उसने सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई। आइए इसका क्रक्स देख लेते हैं। तो स्कंदगुप्त क्या हुए, अंतिम महान
गुप्त शासक स्कंदगुप्त हुनों के आक्रमण से रक्षा की गुप्त साम्राज्य को। और भीतरी स्तंभ लेख का संबंध किससे है? स्कंदगुप्त से। आइए, गुप्त वंश का अंतिम शासक ये विष्णुगुप्त हुए और यह साम्राज्य 540 ईस्वी तक शासन किया। गुप्त प्रशासन। कुमारामात। कुमारामात उच्च प्रशासनिक अधिकारी को कहा जाता था। संधि विग्रही विदेश और संयुक्त संधि अधिकारी को कहा जाता था। महादंडनायक सैन्य और न्याय अधिकारी। महाबलाधिकृत सेना प्रमुख और महाप्रतिहार राजमहल का सुरक्षा पदाधिकारी। मौर्य प्रशासन एकदम कैसा था? हाईली सेंट्रलाइज्ड। मौर्य प्रशासन कैसा था? हाईली सेंट्रलाइज्ड। लेकिन गुप्त प्रशासन डिसेंट्रलाइज्ड था। गुप्त काल में सामंती प्रवृत्तियां बढ़ने लगी थी। आइए, प्रांतीय प्रशासन में भुक्ति, विषय, ग्राम और नगर को समझते हैं। भुक्ति का अधिकारी था कौन? उपरिक। विषय का अधिकारी विषयपति। ग्राम का अधिकारी था ग्रामिक या ग्रामाध्यक्ष। और नगर का जो शासन में नगर का अधिकारी कौन था? नगर श्रेष्ठी। नगर श्रेष्ठी कौन था? तो व्यापारिक प्रमुख। और व्यापारिक कारवा का प्रमुख कौन होते थे? सार्थवाह। गुप्त का अर्थव्यवस्था देख लेते हैं। तो इनका आधार क्या था? गुप्त व्यवस्था का अर्थ आधार कृषि था। गुप्त के स्वर्ण सिक्के बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे, जिन्हें क्या कहा गया? दिनार। भूमि दान की प्रथा बढ़ गई थी। ब्राह्मणों और धार्मिक संस्थाओं को भूमि दान दिया जाता था, जिसे अग्रहार अग्रहार कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक विजय के बाद चांदी के सिक्के भी चलाए थे। लेकिन उत्तर गुप्त काल में व्यापार और सिक्कों की गुणवत्ता में क्या हो गई? गिरावट आ गई। कर प्रणाली देख लेते हैं। तो भाग भूमि कर उपज का एक हिस्सा आपको गुप्त साम्राज्य को देना होता था। भोग राजा को उपहार उपभोग कर जिसे कहते हैं। उद्रंग उद्रंग अतिरिक्त कर था। उपरिक उपरिक अतिरिक्त कर या अधिभार जिसे कहते हैं, सेस। शुल्क व्यापारिक कर था। आइए, गुप्त समाज को समझते हैं। गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, लेकिन समाज में कुछ क्या थी? सीमाएं भी थी। इसका कुछ प्रॉब्लम्स भी था कि गुप्त समाज को स्वर्ण युग कैसे कहे। आइए समझते हैं। इस काल में वर्ण व्यवस्था काफी कठोर हो गई। ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा बढ़ी। जातियों और उपाधियों की वृद्धि हो गई। स्त्रियों की स्थिति में गिरावट के संकेत मिले हैं। सती प्रथा का प्रमाण कहाँ पाया जाता है? तो एरण्य अभिलेख में पाया जाता है। फहियान ने चांडालों का क्या क्या है? उल्लेख किया है, जिससे अस्पृश्यता का संकेत मिलता है। इसका आर्टिकल कितना है? आर्टिकल 70। इसीलिए याद रखिए, गुप्त काल सांस्कृतिक रूप से स्वर्ण युग था, लेकिन सामाजिक रूप से ये सभी वर्गों के लिए स्वर्ण युग नहीं था। आइए, गुप्त के धर्म के बारे में जानते हैं। गुप्त धर्म। गुप्त शासक मुख्य रूप से वैष्णव थे। क्या थे? वैष्णव थे। उनका राज्य चिन्ह था गरुड़। राज्य चिन्ह क्या था? गरुड़। इस समय शिव की उपासना, शक्ति की उपासना, सूर्य की पूजा और बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म भी मौजूद थे। गुप्त काल में मूर्ति पूजा, मंदिर परंपरा का विकास हुआ।
पुराणों के संकलन और विकास भी इसी काल में हुए। पुराणों की कुल संख्या 18 पुराण है। आइए गुप्तकालीन साहित्य के बारे में। गुप्त काल को संस्कृत साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस काल के महान साहित्यकार हुए कालिदास। कौन हुए? कालिदास। कालिदास की प्रमुख रचनाएं अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम। अन्य रचनाएं में हैं जैसे कि मृच्छकटिकम शूद्रक के द्वारा, अमरकोश अमर सिंह के द्वारा, कामसूत्र वात्स्यायन के द्वारा और पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा रचना किया गया। आइए विज्ञान, गणित और खगोल शास्त्र के बारे में समझते हैं। गुप्त काल में विज्ञान और गणित में बड़ा विकास हुआ। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टी की रचना की। उन्होंने पृथ्वी के घूर्णन और ग्रहण की व्याख्या दी। ब्राह्मण ने वृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका लिखी। ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म स्फुटक सिद्धांत लिखा। शून्य और ऋणात्मक संख्याओं की समझ भारतीय गणित की क्या थी? बहुत बड़ी उपलब्धि थी। धन्वंतरी का संबंध किनसे है? तो चिकित्सा आयुर्वेद से इनका संबंध है। धातु कर्म और कला को समझते हैं। गुप्त काल में धातु कर्म और कला का भी उच्च विकास हुआ। सबसे बड़ा उदाहरण है मेहरौली के लौह स्तंभ। ये इनका अद्भुत टेक्नोलॉजी था। यह जंगरोधी तकनीक का एक क्या है? अद्भुत प्रमाण है। गुप्त मूर्ति कला में शांति, संतुलन और आध्यात्मिकता दिखाई देती है। सारनाथ बुद्ध प्रतिमा गुप्त मूर्ति कला की सबसे श्रेष्ठ उदाहरण है। अजंता चित्रकला में जातक कथाएं और बौद्ध जीवन से जुड़े क्या मिलती है? चित्रण प्रस्तुत है। गुप्त कला के प्रमुख केंद्र कौन कौन रहा? तो सारनाथ, मथुरा, देवगढ़ और अजंता। आइए समझते हैं गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य। गुप्त काल में स्वतंत्र हिंदू मंदिरों का क्या हो गया? प्रारंभिक विकास हुआ। इसमें प्रमुख मंदिर इस प्रकार है। दशावतार मंदिर देवगढ़, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। भीतरगांव मंदिर कहाँ है? कानपुर, यूपी में। इन्हें ईंटों का मंदिर कहा जाता है। तिगवा मंदिर मध्य प्रदेश। और भूमरा मंदिर, ये भी मध्य प्रदेश, भगवान शिव को समर्पित है। नचना कुठार मंदिर, ये मध्य प्रदेश, ये माता पार्वती से संबंध रखता है। शिक्षा और पहियान। गुप्त काल में शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। कौन कौन केंद्र था? तो नालंदा, तक्षशिला, उज्जैन, पाटलिपुत्र और वल्लभी। नालंदा विश्वविद्यालय को कुमारगुप्त से संबंध करके हम लोग जोड़ते हैं। इनका फाउंडर भी नालंदा विश्वविद्यालय का कुमारगुप्त ही थे। फहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया। वह बौद्ध ग्रंथों और तीर्थों के अध्ययन के लिए भारत आया था। उन्होंने लिखा कि लोग सामान्यतः कैसा थे? सुखी थे और दंड व्यवस्था इतनी कठोर नहीं थी। लेकिन उसने चांडालों की सामाजिक अलगाव का भी क्या बताया है? उल्लेख किया है। मतलब कि अस्पृश्यता, छुआछूत का व्यवस्था भी उन्होंने बताया है। गुप्त साम्राज्य का पतन क्यों? डाउनफॉल इनका देखते हैं। ये अब सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसका कि गुप्त साम्राज्य का पतन कैसे हो गया? इनके कई कारण थे। कमजोर उत्तराधिकारी, हुन का आक्रमण, विशाल साम्राज्य पर नियंत्रण में कठिनाई,
सामंतों की शक्ति में क्या हो गई? वृद्धि। भूमि दान से राजस्व में क्या आ गई? कमी आ गई। और व्यापार में गिरावट। प्रांतीय स्वतंत्रता की प्रति। देख ही रहे थे सामंतवाद और प्रशासनिक विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइज्ड। ये सब इन्हीं कारणों से गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण माना जाता है। हून के प्रमुख नेता थे तोरमान और मिहिरकुल। स्कंदगुप्त ने हूनों को रोका, लेकिन उसके बाद गुप्त साम्राज्य क्या हो गया? कमजोर होता चला गया। लगभग 550 ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य का सत्ता अंत हो गया। आइए समझते हैं गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। गुप्त काल को स्वर्ण युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस काल में साहित्य का विकास हुआ, विज्ञान और गणित का विकास हुआ, संस्कृत भाषा का क्या हो गया? उत्कर्ष हो गया, मंदिर स्थापत्य में विकास हुआ, कला और मूर्तियां ऊंचाई पर पहुंची। भारतीय सभ्यता को क्लासिकल क्या मिला? क्लासिकल रूप मिला। लेकिन इनकी सीमाएं भी थी। सीमाएं थी कि वर्ण व्यवस्था कठोर हुई, स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई, कमजोर हो गई। अस्पृश्यता का उल्लेख मिलता है, संकेत मिलता है। चंडाल सामंतवाद बढ़ा, कर भार भी बढ़ा दिया गया था। इसीलिए बेस्ट कंक्लूजन क्या होगा? बेस्ट कंक्लूजन यही होगा कि गुप्त काल पूर्ण रूप से सभी के लिए स्वर्ण युग नहीं था, बल्कि मुख्यतः सांस्कृतिक और बौद्धिक दृष्टि से स्वर्ण युग इनको हम मान सकते हैं। आइए तुलनात्मक अध्ययन करते हैं कि मौर्य और गुप्त में क्या कंपैरिजन है। मौर्य प्रशासन। मौर्य प्रशासन केंद्रीकृत प्रशासन था और ये गुप्त विकेंद्रीकृत था। धर्म, बौद्ध धर्म का प्रभाव दिखा और इधर ब्राह्मण और वैष्णव धर्म का। कला में स्तंभ, स्तूप और गुफाएं। इधर गुप्त में मंदिर, मूर्तिकला और चित्रकला का। सिक्के में पंच मार्क्ड जो कॉइन थे ये देखे गए, और यहाँ पे स्वर्ण गोल्ड कॉइन जिसे दिनार कहा गया। विदेशी यात्री मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आए थे, और फहियान जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आए थे। इनकी विशेषता क्या क्या रही है? तो राजनीतिक एकता और सांस्कृतिक स्वर्ण युग। अब जल्दी से क्विक टेबल में रिवीजन कर लेते हैं। प्रारंभिक संस्थापक श्रीगुप्त। प्रारंभिक शासक में कौन है? घटोत्कच। प्रारंभिक शासक में घटोत्कच। वास्तविक संस्थापक कुमार देवी से विवाह। ये बहुत टर्निंग पॉइंट था इस साम्राज्य का, कुमारा देवी से विवाह। वास्तविक संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम। भारत का नेपोलियन, प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त से संबंधित है। विक्रमादित्य, शक विजय और फहियान चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। नालंदा से संबंध किसका है? कुमारगुप्त प्रथम। और नालंदा यूनिवर्सिटी का जो फाउंडर है यह है कुमारगुप्त प्रथम। हूनों को रोका अंतिम महान शासक स्कंदगुप्त। गुप्त काल प्राचीन भारत का स्वर्णयुग कह सकते हैं। 319 से 320 ईस्वी में गुप्त संबंध चलाया गया। श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था और चंद्रगुप्त प्रथम वास्तविक संस्थापक। कुमार देवी चंद्रगुप्त की प्रथम पत्नी थी और वो कहाँ की थी? लिच्छवी की राजकुमारी। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन के द्वारा रचित है। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन किसने कहा था? वी.ए. स्मिथ ने। चंद्रगुप्त द्वितीय का उपाधि है विक्रमादित्य। फहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। कुमारगुप्त प्रथम नालंदा विश्वविद्यालय से संबंध है, नालंदा से। स्कंदगुप्त अंतिम महान गुप्त शासक हुए। और गुप्त स्वर्ण सिक्के दिनार। गुप्त का राज्य चिन्ह क्या था?
गरुड़। आर्यभट्ट ने लिखा। बृहत संहिता वराहमिहिर। देवगढ़ मंदिर दशावतार मंदिर। और हिरण्य अभिलेख सती प्रथा का प्रमाण मिलते हैं। और अंतिम जो गुप्त शासक हुए कौन हुए? विष्णु गुप्त। धन्यवाद। आज हमने गुप्त साम्राज्य को कंप्लीट तरीके से पढ़ा। गुप्त साम्राज्य ने भारत को राजनीतिक शक्ति के साथ साथ सांस्कृतिक ऊंचाई भी दी। गुप्त साम्राज्य का समुद्रगुप्त ने साम्राज्य का क्या किया? विस्तार किया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कला, साहित्य, व्यापार की ऊंचाइयां दी। और कुमारगुप्त नालंदा से जुड़ा रहा। और स्कंदगुप्त ने हुनों से रक्षा की। अंत में याद रखिए कि गुप्त काल ने भारतीय सभ्यता को शास्त्रीय शास्त्रीय रूप दिया। अगर आपको यह लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखे। ठीक है, और कमेंट में लिखे क्या? गुप्त एम्पायर कंप्लीट। धन्यवाद। जय हिंद।